हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पॉलिटी की क्लास में। आज हम पॉलिटी की क्लासेस शुरू करेंगे और जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा वो हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश शासन ने अपना प्रभुत्व कायम किया भारत की ज़मीन पर, और वो कौन सा पहला लेजिस्लेशन था जिसने भारत में संसदीय व्यवस्था या संविधान की शुरुआत की। तो इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे और पूरी तरीके से हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जाकर देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो आज का हमारा टॉपिक है वो होगा द फर्स्ट लेजिस्लेशन। द फर्स्ट लेजिस्लेशन द फर्स्ट लेजिस्लेशन ठीक है। और इसके तहत अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर जाएं, थोड़ा सा हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ओर चलें तो देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ओर अगर हम जाएं तो हमें क्या दिखाई देता है। देखिए, एक कंपनी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी थी जिसका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है भाई। और इसका गठन कब हुआ था? तो देखिए, इसका गठन हुआ था 31 दिसंबर सन 1600 को। और उस समय ब्रिटेन में, अगर ब्रिटेन की हम बात करें तो ब्रिटेन में कौन महारानी थी? तो देखिए, ब्रिटेन का जो शासक था उस समय वो थी एलिजाबेथ। ठीक है, एलिजाबेथ फर्स्ट का शासन था। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में किसका शासन था? तो भाई इंडिया में देखिए, उस समय मुगल एम्परर अकबर का शासन था। और अकबर का शासन कब से कब था? तो भाई, तो देखिए, अकबर का शासन 1556 से 1605 के मध्य था। ठीक है। और हम देखते हैं कि कैसे 1611 में कैसे 1611 में पहली फैक्ट्री जो कि अस्थाई थी, टेम्पोरेरी थी, उसको इस्टेब्लिश करते हैं अंग्रेज। कहाँ पर भाई? मसूलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम में। ठीक है। और जब सन था 1613, तो पहली परमानेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करते हैं भाई? तो ये सूरत में स्थापित करते हैं। ठीक है, ये सूरत में स्थापित करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं भाई, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि साल आता है 1757। और इस दिन हम देखते हैं कि 23 जून 1757 का एक फेमस बैटल होता है, और वो बैटल है बैटल ऑफ प्लासी। और ये किसके किसके बीच होता है? तो देखिए भाई, एक साइड नेतृत्व कर रहे होते हैं लॉर्ड क्लाइव। ठीक है। और एक साइड बंगाल का नवाब, बंगाल के जो नवाब होते हैं, कौन होते हैं बंगाल के नवाब उस समय? सिराज उद दौला। ठीक है भाई, सिराज उद दौला। ठीक है, सिराज उद दौला। और यहाँ पर रॉबर्ट जो है वो विजयी हो जाता है। और फिर देखिए क्या होता है, फिर अगला बैटल आता है, और अगला बैटल है बैटल ऑफ बक्सर। और इसमें क्या होता है? इसमें अंग्रेजों की तरफ से होते हैं हेक्टर
वर्सेस, यहां पर देखिए क्या होता है, मुगल एम्परर, मुगल एम्परर कौन होते हैं उस समय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड होते हैं उस समय मुगल एम्परर, ठीक है, शाह आलम सेकंड होते हैं उस समय मुगल एम्परर, प्लस अवध नवाब, अवध के जो नवाब होते हैं क्या नाम होता है उनका, उनका नाम होता है शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, और प्लस बंगाल के नवाब कौन होते हैं, बंगाल के नवाब इनका नाम होता है मीर कासिम, मीर कासिम। और ये तीनों भाई देखिए डिफीट हो जाते हैं, ये डिफीट हो जाते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं ये विक्टोरियस हो जाते हैं, ठीक है, ये विक्टोरियस हो जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ही, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर 1764, ठीक है, कंपनी, कंपनी का मतलब क्या हो गया भाई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। और कंपनी देखिए, अब कंपनी क्या होती है, कंपनी को दीवानी का अधिकार मिल जाता है, दीवानी का अधिकार मिल जाता है, ठीक है, दीवानी का अधिकार मिल जाता है। और दीवानी का मतलब क्या हो गया भाई, राजस्व एंड सिविल, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और प्लस फौजदारी, फौजदारी का मतलब क्या हो गया भाई, क्रिमिनल, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कंपनी को मुगल एम्पायर सरेंडर कर देता है, मुगल एम्पायर, मुगल एम्परर सरेंडर्स, ये कंपनी को सरेंडर कर दिया जाता है भाई। जब ये 1764 में युद्ध हार जाते हैं तो 1765 में एक ट्रीटी होती है, 1765 में, जिसका नाम है इलाहाबाद ट्रीटी, ठीक है, इलाहाबाद ट्रीटी, ठीक है, और इस ट्रीटी में ये सब काम किया जाता है। तो एक चीज और यहां पर देख लें कि जो 1765 की इलाहाबाद संधि हुई थी, इलाहाबाद की जो संधि थी, ठीक है, इलाहाबाद की जो संधि थी ये किसके किसके बीच हुई थी, तो देखिए ये इंग्लिश के बीच, इंग्लिश वर्सेस मुगल नवाब ऑफ बंगाल, मुगल नवाब ऑफ बंगाल एंड बिहार, इनके बीच ये ट्रीटी हुई थी भाई, ठीक है, इनके बीच ये ट्रीटी हुई थी, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते, देखिए हुआ क्या, जब 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर का युद्ध होते समय ये अंग्रेज जीत गए, और जब बक्सर के युद्ध में जीत गए तो वहां पर इन्होंने संयुक्त रूप से 3 लोगों की सेना को हरा दिया था। कौन लोग थे वो 3 लोग जिनकी सेना को हरा दिया गया था, तो वो देखिए भाई, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, जिनको उनके वजीर ने अपने दरबार में दिल्ली में घुसने नहीं दिया था, और दूसरे नंबर पर आते हैं कौन, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, और तीसरे नंबर पर बंगाल के नवाब मीर कासिम। ये तीनों की संयुक्त सेनाएं जो है
हार जाती है हेक्टर मुनरो से बक्सर में, और जब ये हार जाते हैं तो 1765 में शांति बनाने के लिए संधि करते हैं। उस संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि में होता क्या है कि भाई जो मुगल शासक होते हैं, मुगल शासक अंग्रेज को लिख कर देते हैं कि हम अपनी भाई दीवानी और फौजदारी जो है आपको सरेंडर करते हैं। और कहाँ की दीवानी सरेंडर कराई गई थी इनसे, तो देखिए इनको दीवानी कहाँ की मिलती है, तो दीवानी इनको मिलती है उड़ीसा, उड़ीसा, बंगाल एंड बिहार। उड़ीसा, बंगाल और बिहार की दीवानी इनको वापस मतलब सरेंडर कर दी जाती है अंग्रेजों को कि भाई अब आप प्रशासन देखिए, हम युद्ध में हार चुके हैं। और कोई दूसरी शक्ति ऐसी बची नहीं थी जो इनसे टक्कर ले, क्योंकि हमें पता है 1761 में क्या हुआ था, पानीपत का युद्ध, पानीपत का बैटल हुआ था। और इस पानीपत के बैटल में क्या हुआ था, मराठा बुरी तरीके से हार चुके थे। तो देखिए भाई द कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ पहले कमर्शियल पर्पस से आई थी, जो कंपनी पहले कमर्शियल पर्पस से आई थी, जिसका कोई काम नहीं था, कमर्शियल पर्पस था, प्योरली ये व्यापार की दृष्टि से आई थी। अब क्या होता है, अब इसके पास प्रशासन का काम भी आ गया भाई, अब इसके पास प्रशासन का कार्य भी आ गया। और जब प्रशासन का कार्य आ गया तो प्रशासन का कार्य करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए भाई रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो बीच का समय था देखिए भाई, जो 1764 से और 1781 का समय था, इसको लूट का समय भी कहा गया है। लूट का समय, क्यों लूट का समय कहा गया, क्योंकि 1781 में पहला अधिनियम आता है। ठीक है, 1773 में आता है, 1773 में। ठीक है भाई, 1773 का जो समय होता है देखिए, 1764 से 1773 का जो समय होता है, इस समय कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं। तो इस समय को क्या कहा गया है, लूट का समय भी कहा गया है इसको भाई। ठीक है, तो जो प्रथम लेजिस्लेशन आता है, जो प्रथम विधायिका आती है, हम यहां पर देखते हैं जब ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद को, जब ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद को ये पता चलता है, ब्रिटिश संसद को ये पता चलता है कि अब भाई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम आ गया है, तो कंपनी पर रोक लगाने के लिए क्या करती है, फर्स्ट लेजिस्लेशन को इनैक्ट करती है, फर्स्ट लेजिस्लेशन को इनैक्ट करती है। और ये जो हमारा फर्स्ट लेजिस्लेशन है ये क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पहले अधिनियम के तौर पर भारत में लाया जाता है। भारत का पहला अधिनियम था। ठीक है, भारत के इतिहास में यह पहला अधिनियम था जिसको लाया गया है। ये भारत के इतिहास में पहला अधिनियम है जिसको लाया गया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इस अधिनियम में था क्या, तो देखिए भाई ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है, इसमें क्या किया गया, फर्स्ट टाइम, पहली बार, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट tried to control एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, पहली बार इस अधिनियम के जरिए कंपनी पर लगाम लगाने की कोशिश की गई।
ब्रिटिश संसद की तरफ से। और देखिए इस अधिनियम में क्या था, इस अधिनियम में एक सुप्रीम कोर्ट को बनाने का प्रावधान था, भाई, ठीक है। और देखिए, और इस अधिनियम ने क्या किया, तो जो अभी तक 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, ठीक है, 3 प्रेसिडेंसीज थी, और वो 3 प्रेसिडेंसीज कौन कौन थी इसको देख लेते हैं हम लोग। ये जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, एक यहां पर थी जिसका नाम था, जो यहां प्रेसिडेंसी का हेड कौन कहलाता था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ठीक है, यहां पर गवर्नर ऑफ बॉम्बे था। और यहां पर देखिए भाई गवर्नर ऑफ मद्रास था, ठीक है। और यहां पर कौन था, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। ये 3 अलग अलग गवर्नर थे। तो इसने क्या किया, देखिए भाई, इसने क्या किया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को अब क्या कहा जाने लगा, तो अब जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। एक तो ये बदलाव इसने कर दिया, और दूसरा बदलाव क्या किया भाई, देखिए, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी वेयर मेड सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेट कर दिया गया। और देखिए भाई इस एक्ट में क्या कहा गया कि 4 लोग भेजे गए, 4 लोग गवर्नर की सहायता के लिए नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। और जो पहले गवर्नर बने, तो देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो कौन बने, वो हो गए भाई वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए। ये पहले गवर्नर बनकर सामने आते हैं 1783 के अधिनियम के 1773 के अधिनियम के बाद। फिर देखिए जो अगला लेजिस्लेशन आता है उसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। और ये आया 1781 में, ठीक है, ये आया 1781 में। और इसमें क्या था कि कुछ खामियां थी, 1773 के अधिनियम में, 1773 के अधिनियम में कुछ खामियां थी 1773 के अधिनियम में, तो उसको शुद्ध करने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है, शुद्ध करने के लिए इसको लाया गया था। कुछ खामियां थी जिनको शुद्ध करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। जैसे हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट जज थे, जज एंड गवर्नर जनरल, सुप्रीम कोर्ट के जज और गवर्नर जनरल के मध्य विवाद था, ठीक है, के मध्य विवाद था कि सुपीरियर कौन होगा भाई, किसके आदेश का अनुपालन सबसे पहले किया जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लाया गया। उसके बाद जो अगला अधिनियम होता है, देखिए भाई,
पिट्स इंडिया एक्ट। अगला अधिनियम जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया, पिट्स इंडिया एक्ट, और ये आया 1784 में। ठीक है, क्यों? अच्छा, इसको किसने बनाया था? तो इसको देखिए, इसको बनाने वाले थे कौन? लॉर्ड विलियम पिट। ठीक है, लॉर्ड विलियम पिट थे। इनके नाम पर ही पिट इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया। और इसमें क्या था एक्चुअली, देखिए, इन दिस एक्ट देखिए भाई, इस एक्ट में क्या था कि फर्स्ट टाइम इन दिस एक्ट, फर्स्ट टाइम इंडियन टेरिटरी were called British possession, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंडियन टेरिटरी वेर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन। फर्स्ट टाइम इंडियन टेरिटरीज वेर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन। इस अधिनियम में देखिए क्या किया, इस अधिनियम में अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया, अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया कि भारत अंग्रेजों के अधीन है भाई। ठीक है, अंग्रेजों के अधीन है। ठीक है, अंग्रेजों के अधीन है। और फिर हम देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ, गवर्नर जनरल was given superior legislative powers over Madras and बॉम्बे। ठीक है, और मद्रास एंड बॉम्बे। इसके बाद जो अगला अधिनियम आता है, ठीक है, देखिए एक चीज और यहां पर कि अभी तक जो भी था, अभी तक कि आफ्टर दिस एक्ट all regulations were called एक्ट। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि इस अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के आने से पहले क्या था कि जो भी अधिनियम थे, ठीक है, जो भी अधिनियम थे पिट्स इंडिया एक्ट के आने के बाद अरे सर, अरे 2 मिनट सुने, ये कह रहा हूँ सर, बीच में 5 मिनट काट दीजिएगा, वो बैटरी उसकी डाउन हो गई, मुझे चार्जर नहीं मिल रहा है, अभी वो बंद हो जाएगा लैपटॉप, इंडिकेशन दे रहा है बार बार। मैं लगा लूंगा, मुझे अगर दिखा होता तो मैं लगा लेता, लेकिन ये बीच में पॉज आता ही नहीं। लेकिन हम आ गए। जी सर, तो हम देखते हैं कि इस एक्ट के बाद, अभी तक इस एक्ट से पहले क्या होता था
कि इस एक्ट से पहले जो भी अधिनियम आते थे उनको रेगुलेशंस कहा गया, लेकिन फिट्स इंडिया एक्ट के आने बाद अब जो भी अधिनियम आएंगे उन सबको क्या कहा जाएगा, उन्हें एक्ट कहा जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसके बाद अगला एक्ट कौन सा आया। ठीक है, इसके बाद अगला एक्ट कौन सा आया, तो अगला एक्ट जो हमारा था वो था चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट। चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट 1833। देखिए अभी तक क्या होता था कि 20 सालों के लिए 20 सालों के लिए अधिकार पत्र ले लिया जाता था। ठीक है, 20 सालों के लिए अधिकार पत्र ले लेती थी कंपनी, और फिर वो 20 वर्ष फिर आगे बढ़ा दिया जाता था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो भी अधिनियम आते हैं वो सब 20-20 साल के गैप में आते हैं। जैसे 1833 के बाद में देखेंगे तो क्या आएगा, 1853 आएगा। ठीक है, और इससे पहले कौन सा एक आया था, 1813 का अधिनियम आ चुका था। ठीक है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो हम लोग देखेंगे चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट 1833। अब चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट 1833 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ, देखिए भाई कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये जो था अब इसको क्या कहा जाने लगा, अब इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, अब इसको भाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, अभी तक जो भारत, जो सबसे पहले देखिए, पहले बंगाल का गवर्नर जो था, ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर था, अब उसको क्या कहा जाने लगा, अब वो हो गया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, प्रथम गवर्नर किसे कहा गया, तो देखिए ये थे विलियम बेंटिक। ठीक है, ये थे विलियम बेंटिक महोदय। ठीक है, ये विलियम बेंटिक थे, या हम ऐसे कह सकते हैं इनको, विलियम बेंटिक थे। ठीक है, विलियम बेंटिक थे, और इनका जो समय था वो 1828 से 1835 का टाइम था। ठीक है, इनका जो टाइम था वो देखिए 1828 से 1835 था। ठीक है, 1828 से 1835 था, विलियम बेंटिक थे। और उसके बाद देखते हैं कि इन दिस एक्ट कमर्शियल फंक्शंस ऑफ कंपनी एंडेड। ठीक है, तो देखते हैं भाई इसमें क्या हुआ। तो देखिए जो ये 1833 का अधिनियम था, 1833 का अधिनियम, इसमें क्या हुआ, जो 1833 का अधिनियम था इसमें क्या हुआ कि जो कमर्शियल फंक्शंस थे कंपनी के उनको समाप्त कर दिया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्या हुआ भाई कि जो वाणिज्यिक अधिकार था, वाणिज्यिक या व्यापार जो था इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया, सिर्फ दो चीजों में रखा गया, एक तो चाय एंड दूसरा था अफीम। ठीक है, दूसरा था अफीम। इन दो को छोड़कर
2 को छोड़कर एकाधिकार जो था, एकाधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, जो कंपनी का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया इसको छोड़कर। और उसके बाद देखते हैं हम लोग कि ईसाई मिशनरी जो अभी तक नाराज बैठे थे, ईसाई मिशनरी को इंडिया आने की परमिशन दे दी गई, इंडिया आने के लिए बढ़ावा दिया गया। ठीक है भाई, अभी तक क्या था कि अभी तक जो क्रिश्चियन कन्वर्जन था वो धीरे धीरे चल रहा था। ठीक है, लोग ईसाई जो थे वो छिप कर आ रहे थे और चावल की बोरी देकर कन्वर्ट करा रहे थे, लेकिन ये अभी तक पूरी तरीके से कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि कंपनी को ये लग रहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो भारत में विद्रोह हो जाएगा, और अभी हम कोई विद्रोह करना नहीं चाहते। लेकिन पीछे से क्या था कि ईसाई मिशनरियों का भी बहुत ज्यादा दबाव था, और इस दबाव के चलते 1833 में फाइनली उन्हें भी आने की इजाजत दे दी गई। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सिविल एंड मिलिट्री फंक्शंस थे, सिविल एंड मिलिट्री फंक्शंस, ठीक है, जो सिविल और मिलिट्री फंक्शंस थे, फंक्शंस वेयर गिवन टू गवर्नर जनरल। ठीक है, और अभी तक देखिए क्या था भाई कि अभी तक कुल 4 लोग सहायता के लिए थे, 4 लोग। अभी तक क्या था कि 4 लोग जो है वो सिर्फ सहायता के लिए थे, सहायता के लिए गवर्नर जनरल के थे, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 लोग थे। अब इसमें एक मेंबर और जोड़ दिया गया, और ये था लॉ मेंबर। ठीक है, लॉ मेंबर, यानी ये कैसे व्यक्ति थे? ऐसा व्यक्ति जो विधि का ज्ञाता हो। ठीक है, विधि का ज्ञाता हो। और ऐसा व्यक्ति इनको कहां से मिला? तो देखिए भाई, ऐसा व्यक्ति इनको कहां मिला? ये जो लॉ मेंबर के रूप में जुड़े, ये जुड़े थॉमस बबिंगटन मैकॉले। ठीक है, या जिनको हम टीबी मैकॉले भी कहते हैं, टीबी मैकॉले भी कहते हैं, इनको हम टीबी मैकॉले भी कहते हैं। ये 5वें मेंबर के रूप में गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जुड़ते हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं भाई, ये जो सिविल और मिलिट्री पावर थी, ये सिविल एंड मिलिट्री पावर जो थी, ये विलियम बेंटिक, ये बेंटिक के इंसिस्ट करने पर ही दी गई थी, बेंटिक के कहने पर ही ये किया गया था। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या था कि जो मिलिट्री कमांडर थे उनसे बड़ा विवाद चलता था, और उनसे बड़ा विवाद चलता था इस वजह से क्या था कि विलियम बेंटिक ने कहा कि मैं एक शर्त पर अब प्रशासन संभालूंगा, जब मुझे सिविल और मिलिट्री दोनों फंक्शंस को दे दिया जाए। ठीक है, 1833 के अधिनियम में एक इंपॉर्टेंट चीज और ये की गई, और 1833 के अधिनियम में वो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि एन ओपन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन was to be conducted for the recruitment of company officers। ठीक है, कंपनी ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये 1833 में एक ये चीज कर दी गई थी। अच्छा, एक चीज और हम देखते हैं कि पिट्स इंडिया का जो एक्ट है, ठीक है, जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट
1784 इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जोड़ी गई थी। और पिट्स इंडिया एक्ट में वो महत्वपूर्ण चीज कौन सी थी जो जोड़ी गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का था, उसमें देखिए अभी तक क्या था कि कंपनी के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था कि कंपनी के प्रशासन एवं कार्य को संभाले। ठीक है, कार्य को संभालना। ठीक है, संभालना। लेकिन पिट्स इंडिया 1784 में गठन किसका कर दिया गया? तो अब इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन कर दिया गया, गठन किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। ठीक है, किसका गठन किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। और इसमें कौन होते थे भाई? इसमें संसद के नामित सदस्य थे, नामित सदस्य थे। और अब इसका क्या काम था कि देखिए भाई, इसका काम था कि कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनैतिक निर्णय लेना। ठीक है, राजनैतिक निर्णय लेना। ठीक है, और इसके काम को घटा दिया गया, ये हटाकर क्या कर दिया गया? अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था? सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम रह गया कि ऑफिसर्स को नियुक्त करें, ऑफिसर्स की नियुक्ति रह गई। और देखिए, व्यापारिक मुद्दों पर निर्णय लेना। ठीक है, निर्णय लेना। और इसका क्या काम था? इसका काम भाई था गवर्नर जनरल की नियुक्ति। ठीक है, इसका क्या काम था? गवर्नर जनरल की नियुक्ति करना। ठीक है, की नियुक्ति। ठीक है भाई, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, ठीक है, गठन किया गया। और इसी को देखिए डुअल गवर्नेंस कहा गया है, इतिहास में डुअल गवर्नेंस कहा गया है। ठीक है, डुअल गवर्नेंस कहा गया है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कंपनी पर अधिकार करने के लिए दो, ये तो कंपनी के व्यापारिक मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए ये कंपनी के पास पहले से थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और इसको ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर नजर रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी थी। तो ये था भाई। और उसके बाद हम देखते हैं सिविल मिलिट्री फंक्शंस दे दिए गए। 1833 के अधिनियम में चाय और अफीम को छोड़कर व्यापारिक मामलों को खत्म कर दिया गया। सिविल मिलिट्री फंक्शंस गवर्नर जनरल को दे दिए गए। और 5वां लॉ मेंबर जोड़ दिया गया, टीबी मकौले ईसाई मिशनरियों को इजाजत दी गई है। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े। तो देखिए भाई, सबसे पहले आया हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, सबसे पहले आया हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, और ये आया 1773 में। उसके बाद आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, हम लोगों ने देखा एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखा। और ये कब आया? ये 1781 में आया, रेगुलेटिंग एक्ट की भ्रांतियों को दूर करने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया, ये माइनर था। ठीक है, और इसमें चाय एंड अफीम को छोड़ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि चार्टर
चार्टर एक्ट, इसके बाद 1833 आता है। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया जाता है गवर्नर जनरल को। और एक चीज कि संपूर्ण व्यापार एकाधिकार समाप्त, ठीक है, एकाधिकार समाप्त। और फिर देखते हैं भाई, इसके बाद हम कल देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो अब तक की हम लोगों ने ये सारी चीजें, इतने अधिनियम को देखा और देखा कि सबसे पहले इसे जो है फर्स्ट लेजिस्लेशन की संज्ञा दी गई है, फर्स्ट लेजिस्लेशन की संज्ञा दी गई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और कल हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट 1853, उसके बाद देखेंगे 1861 और फिर हम देखेंगे 1919, 1909 और 1935 के अधिनियम। ठीक है, तो